हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। वेलकम है आप सभी का बोर्ड ज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल पे। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, इसका मतलब आप भी क्लास 12th में पढ़ते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको भी 2027 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है तो आपके लिए ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का इस वीडियो में क्लास 12th का हिस्ट्री चैप्टर 1 का पार्ट 5 को देखने वाले हैं। अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 को अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो मिल जाएंगे, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। अगर आप भी हिस्ट्री सब्जेक्ट में कमजोर हैं और आप सीरियस है पूरी तरीके से पढ़ने के लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करा दी जाए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए और अगर अच्छा नहीं लगे तो इसे डिसलाइक कर सकते हैं। तो बिना समय को बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो को, है ना। आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखेंगे पहला पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन परिवर्तित रूप। कि आर्थिक जीवन क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था ग्रामीण आधार पर विकसित थी। ग्रामीण आधार पर विकसित थी और जिसके प्रमुख पक्ष निम्नलिखित है। पहला है कृषि यानी एग्रीकल्चर। ये कृषि जो है हड़प्पा सभ्यता के लोगों की आजीविका का मुख्य आधार था कृषि। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के मुख्य आधार या तो आजीविका का मुख्य आधार क्या था? तो कृषि था। यहाँ के लोग खेती किया करते थे। और मैं बतला दूं कि हड़प्पा सभ्यता जो है यहाँ की भूमि बहुत ही उपजाऊ होती थी। उपजाऊ भूमि के कारण यहाँ अनाज की कमी नहीं रहती थी। उन्नत भंडारण के लिए बड़े बड़े कोठी यानी कि कोठार बनाए जाते थे और उसमें जो है ना अनाज को जमा करके रखा करते थे। तो ये हड़प्पा सभ्यता में आज के जैसा जो है ना लोग जीवन जिया करते थे वहां पास में। ठीक जिस तरीके से अभी जो है ना कोठरी में जो है अनाज को जमा करके रखते हैं, ठीक उसी तरीके से कोठरी में जो है ना उन लोग भी अनाज को जमा करके रखा करते थे ताकि आने वाला समय में उसका उपयोग में लाया जा सके। तो हड़प्पा सभ्यता में खेती बहुत ही ज्यादा मात्रा में की जाती थी और इसके साक्ष्य यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ कपास की खेती भी होती थी जिससे लोग अपने वस्त्र बनाते थे। अनाज पीसने के लिए चक्कियां थी तथा औजार के रूप में पत्थर के औजार का प्रयोग किया जाता था। और हड़प्पा वासी विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती करने वाले लोग थे। विश्व में सबसे पहले अगर कपास की खेती सर्वप्रथम अगर कहीं हुई है तो सर्वप्रथम कपास की खेती तो वो हड़प्पा में हुई है। ठीक है, तो हड़प्पा के लोग कपास की खेती करते थे और कपास का उपयोग वस्त्र बनाने में किया करते थे, अपने कपड़े सिलने में, कपड़े बनाने में किया करते थे। यहाँ मेसोपोटामिया में कपास भारत से जाता था जिसे वहां सिंधु नाम से जाना जाता था। यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी वहां पास में कपास जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता से ही जाया करता था और मेसोपोटामिया में कपास को सिंधु के नाम से जाना जाता था। ये पॉइंट को भी याद रखेंगे, है ना। आगे है यहीं के प्रमुख खाद्यान्न। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। सबसे प्रमुख अगर कोई फसल था तो वो था गेहूं, है ना। और कौन? तो गेहूं के अलावा जौ यहाँ के प्रमुख फसल थे। हालांकि चावल की खेती के प्रमाण भी यहाँ मिले हैं। लोथल और रंगपुर से जो है ना प्राप्त हुए हैं। तो लोथल और रंगपुर ये दोनों जगह से। तो लोथल कहाँ है? गुजरात में। रंगपुर भी कहाँ है? तो गुजरात में यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त सरसों, तिल आदि की खेती के प्रमाण भी हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिले हैं। फलों में केला, नारियल, खजूर, अनार, नींबू, तरबूज आदि की यहाँ पास में खेती की जाती थी। और दूसरा पॉइंट है क्या? हड़प्पा सभ्यता की आजीविका का पशुपालन, एनिमल, है ना, एलिबन। यहाँ पास में पशुओं को जो है पाला जाता था। ठीक है, तो पशु में कौन कौन से पशु को पालते थे? कृषि के साथ साथ हड़प्पावासी की अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन भी था, है ना। इस तथ्य के जो है ना पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ प्राप्त मोहरे पर अंकित बैलों के चित्र देखने को मिले हैं और यहाँ दो प्रकार के बैल रहा करते थे। मतलब दो प्रकार के बैल के यहाँ पास में लोग पाला करते थे। एक थे कुबड़दार बड़े सिंग वाले बैल और दूसरे बिना कुबड़दार छोटे सिंग वाले बैल। तो हड़प्पा वासी जो है ना बैलों को पाला करते थे और बैल का जो है ना मोहर पर जो है चित्रण देखने को मिले हैं। यहाँ दो प्रकार के बैल होते थे, बड़े सिंग वाले कुबड़दार और बिना कुबड़दार छोटे सिंग वाले भी बैल ये यहाँ पास में हुआ करते थे। और यहाँ पास में गाय, बैल, भेड़, कुत्ता, हाथी, सुअर, गधा, ऊंट और इसके प्रमुख पालतू जानवर थे। हड़प्पा वासी के प्रमुख पालतू जानवर कौन कौन से थे? गाय, बैल, भेड़, कुत्ता,
हाथी, सुअर, गधा, ऊंट ये सब प्रमुख पालतू जानवर थे। कुत्ता शिकार के काम भी आया करता था, शिकार करने में मदद किया करते थे। और इसके अलावा बिल्ली, बंदर, खरगोश, हिरन, मुर्गा, मोर, तोता, उल्लू, हंस आदि के चित्र भी यहाँ देखने को मिले हैं, जो कि खिलौने एवं मोहरे पर इसका चित्रण बना हुआ खिलौना के रूप में ये सारे पक्षी बने हुए हैं। ये तो फिर मोहर पर जो है ना ये अंकित किया हुआ है। खरगोश, हिरन, मुर्गा, है ना, मोर, तोता, उल्लू, हंस ये सब देखने को मिले हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों शिल्प तथा उद्योग धंधे। शिल्प जैसे किसी भी चीज को बनाने के लिए, है ना, काम किसी भी चीज का जो है ना यहाँ पास में निर्माण किया जाता था, जैसे मूर्ति उर्ति बनाना, किसी चीज का मूर्ति बना देना। कृषि तथा पशुपालन के अतिरिक्त विविध प्रकार के शिल्प एवं उद्योग धंधों की प्रति भी हड़प्पा संस्कृति के लोग स्पष्ट झुकाव दृष्टि यानी कि गोचर होता है। यहाँ का पता चलता है यहाँ के लोगों के बारे में, शिल्प के बारे में, पशुपालन के बारे में, खेती के बारे में, सारा काम को किया करते थे। खुदाई में प्राप्त कताई बुनाई के उपकरण भी मिले हैं, है ना। टकली, सुई की प्राप्ति स्पष्ट संकेत देती है कि कपड़ा बुनना यहाँ का प्रमुख उद्योग रहा होगा। यहाँ का लोग कपड़ा को बुना करते थे। चनहुद्रों में एक कारखाना मिला है जहां पर हार में पिरोने वाले जो है ना दाने का उत्पादन होता था, और कुम्हाकार लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, है ना, और चाक का प्रयोग करते थे। इसके अतिरिक्त हाथ से भी सामग्री बनाते थे। मोहनजोदड़ो में कुम्हाकारों को मोहल्ले का भी पता चला है, तो शायद पता ही चलता है कि मोहनजोदड़ो का एक अलग मोहल्ला होता था, वहां पास में लोग रहा करते थे और मिट्टी से बर्तन बनाया करते थे, जिसको कुम्हाकार कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, स्वर्णकारों की व्यवस्था भी उन्नत व्यवस्था में था, और आभूषणों के निर्माण में उन्होंने काफी यानी कि क्या तो निपुणता प्राप्त की थी, और वे लोग चांदी के आभूषणों के साथ साथ बर्तन भी बनाते थे। चांदी के आभूषण बनाते थे और साथ ही साथ चांदी के बर्तन भी बनाते थे। परंतु सोने के केवल आभूषण बनाए जाते थे, जो सोना से जो है ना बर्तन नहीं बनाया जाता था, लेकिन चांदी से आभूषण बर्तन दोनों बनाए जाते थे, और सोना से सिर्फ और सिर्फ आभूषण बनाया जाता था। और शंख, सीप, घोंघा, हाथी के दांत से भी उपकरण का निर्माण किया जाता था हड़प्पा सभ्यता में। ये भी पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका आप लोग जल्दी से जल्दी ले लें, है ना। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है तांबा तथा कांसे का प्रयोग। तांबा तथा कांसे का प्रयोग मानव, पशु मूर्तियों बनाने में किया जाता था। खुदाई में तांबे, कांसे के उपकरण बहुत मात्रा में प्राप्त हुए हैं, और इनमें घरेलू तथा कृषि संबंधी उपकरण, वस्त्र, शस्त्र, बर्तन, कड़ाही, उसके बाद प्रसाधन सामग्रियां प्रमुखता देखने को मिले हैं। यहाँ पास में खुदाई से ये सारे चीज प्राप्त हुए हैं दोस्तों। लोग धातु को पीट कर चादर बनाने की कला से भी परिचित थे। लोग धातु को पीट करके जो है ना क्या कर देते थे, तो धातु को पीट करके जो है ना किसी भी प्रकार का जो है ना पीट कर चादर बना दिया करते थे। और अतः धातु उद्योग भी जो है ना ये काफी उन्नत अवस्था में थी। अगला पॉइंट है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी हमें लोगों को अनेक चीजों से मिलती है जो निम्न प्रकार की है। मैं बतला दूं कि आपको अगर पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त में चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर है 9934796799। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है, बिल्कुल मुफ्त में ही पीडीएफ आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। अगला पॉइंट क्या है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी हमें लोगों को अनेक चीजों से मिलती है जो कि निम्नलिखित है। पहला चीज है मुहर। पहला मुहर से हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जानकारी मिलती है, तो मुहर। दूसरा क्या है, मुहर के अलावा मनके, है ना, मुहर के अलावा मनके, बाट, पत्थर के फलक और पक्की ईंट से भी जो है ना हमें यहाँ के लोगों की जानकारी देखने को मिलती है। हड़प्पा वासी के बारे में जानकारी मिलती है मुहर से, मनके से, बाट से, पत्थर के फलक से, पक्की ईंट से। हड़प्पा सभ्यता की मोहरिया लिपि तथा बाट, ये मुहर जो है ना हड़प्पा सभ्यता की मुहर है। दिखलाता हूँ, ये देखिए, ये जो मुहर जो है ये हड़प्पा सभ्यता की मुहर यहाँ इस आकृति के देखने को मिलते थे। यहाँ पास में हड़प्पा सभ्यता की मुहर पर जो है ना जानवरों का चित्र देखने को मिलते हैं। ये शायद आप लोगों को दिख रहे होंगे, इसमें देखिए यहाँ जानवर बना हुआ है,
यहाँ पास में जानवर बना हुआ है, यहाँ पास में हाथी बना हुआ है, यहाँ पास से बड़े सिंग वाले बैल बने हुए हैं, है ना। तो ये सारे विभिन्न प्रकार के जो है ना चित्रण यहाँ पास में देखने को मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता में। आप लोग अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएंगे। ये देखिए किस तरीके का जो है ना जानवरों का चित्रण यहाँ पास में मोहरों पर जो है ना देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे ये मोहर जो किस चीज से बनाई जाती थी हड़प्पा सभ्यता में, तो अगर मोहर की अगर बात करें तो सेलखड़ी नामक पत्थर से मोहर बनाई जाती थी। सेलखड़ी एक प्रकार का मुलायम पत्थर है जिससे जो है ना मोहर बनाया जाता था, है ना। मोहर बनाने का काम जो है ना सेलखड़ी पत्थर से की जाती थी। मोहर पर जानवरों का चित्र बना होता था और इन मोहरों पर कुछ यानी कि ऐसे लिपि का प्रयोग किया गया है जिसे अभी तक कोई भी समझ नहीं पाया है। मतलब यह है कि यहाँ की जो मोहरे जो है उस मोहर पर जो है ना जानवरों का चित्रण तो देखने को मिलते ही मिलते हैं, साथ ही साथ में जो है ना इस पर कुछ ऐसे लिपिक से जो है ना कुछ लिखे भी गए हैं जो कि आज तक पढ़े नहीं गए हैं। ये देखें इस पे जो लिखावट जो दिख रही है ना, ये लिखावट को आज तक पढ़ा नहीं गया है ना। तो कुछ ऐसी लिखावटें भी देखने को यहाँ पास में मिली है जिसको आज तक पढ़ा ही नहीं गया। ठीक है, तो मोहर हड़प्पा वासी मोहर किस चीज से बनाते थे, तो सिलखड़ी नामक पत्थर से। सिलखड़ी पत्थर क्या होती थी, तो बहुत ही नरम पत्थर हुआ करते थे जिससे मोहर बनाए जाते थे और मोहरे पर जानवरों का चित्र मिले हैं और साथ ही साथ में कुछ जो है ना इस पर ऐसे लिपि मिले हैं जो कि आज तक समझा नहीं गया है ना। ये लिपि अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त है। सबसे लंबे अभिलेखों में लगभग 26 ची है। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ा नहीं गया है। आज तक इस लिपि को कोई भी पढ़ा नहीं है, याद रखेंगे। हड़प्पा लिपि में 64 मूल ची हैं और सेलखड़ी की आयताकार मोहरे ताम्र की पट्टिकाओं आदि पर बने होते थे और ऐसे प्रतीत होता है कि यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। दाएं से बाएं ओर मतलब इस तरीके से इस इधर से जो है ना कह सकते हैं गरीब कि दाएं तरफ से जो है ना बाएं की ओर लिखी जाती थी। दाएं से बाएं की ओर, बायां से दायां नहीं, दायां से बाएं की ओर। जिस तरीके से जो है ना अभी उर्दू और अरबी का जो है ना फारसी लिखा जाता है दाएं से बायां की ओर, इधर से लिखते चले जाएंगे लोग। इस तरीके का लिपि यहाँ पास में देखने को मिले हैं। ऐसे प्रतीत होता है कि लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी और माप तौल की तकनीक का भी यहाँ के लोगों के पास में ज्ञान था। किसी भी चीज को अगर बेचना है तो उसे नापना, तौलना, नाप और तौल भी किया जाता था। तो नाप और तौल का ज्ञान, माप तौल की तकनीकी ज्ञान, हड़प्पा सभ्यता के लोग माप तौल के तकनीक से भी परिचित थे। किसी भी चीज को देने के लिए अगर अभी मानिए कि चीनी अगर खरीदना है तो उसे तौल दिया जाएगा कि कितना चीनी चाहिए, तो 500 ग्राम, है ना, या तो 5 केजी, कुछ भी कह सकते हैं। इस तरीके का जो है ना इन लोगों के पास में ज्ञान मौजूद था। नाप तौल का प्रयोग, जैसे अगर तेल अगर हमें खरीदना है तो तेल खरीदने के लिए हम इसे नाप सकते हैं कि कितना आपको तेल चाहिए। और श्री सिंधु सभ्यता में करीब 150 बाट मिले हैं। सबसे बड़ा बाट 1375 ग्राम का और एवं सबसे छोटा बाट 0.87 ग्राम का है। और ये बाट में जो है ना करीब कह सकते हैं 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 के अनुपात में देखने को मिलते हैं। 1 अनुपात 2 अनुपात, है ना, 4 अनुपात 8 अनुपात 16 अनुपात 32 अनुपात 64 देखने को मिलते हैं। यहाँ 16 के अनुपात का विशेष महत्व दिया गया है। 16 जो है ना ये छटक का एक शेर होता था और एवं जो है ना इसमें 16 आने के यानी कि 16 आने के 1 रुपये होता था यहाँ पास में। ठीक है, तो इसके अनुपात को भी याद रखेंगे। हड़प्पा वासी मापने की जानकारी बराबर रखते थे। माप तौल के लिए प्रयुक्त होने वाली लंबाई की इकाई 1 फुट थी और जिसका माप 3 यानी कि 37.60 सेंटीमीटर होता था और एक हाथ की इकाई लगभग 51.8 सेंटीमीटर मानते थे और 53 यानी कि 51.8 सेंटीमीटर से 53.6 सेंटीमीटर तक की होती थी। मोहरे और मुद्राओं का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्क को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। मोहर का प्रयोग क्यों करते थे यहाँ के लोग, तो लंबी दूरी पर अगर किसी भी चीज को अगर भेजना है तो उस चीज को मानिए कि यहाँ पास में हमें इस चीज को जो है ना दूसरी जगह पर भेजना है, इसमें जो है ना कुछ सामान भर करके जो है इसमें हम दूसरी जगह पर भेज रहे थे। इसमें क्या होता था कि सामान भरने के बाद इसके मुंह को बंद कर दिया जाता था और मुंह को बंद करने के बाद जो है ना इस पे इस पे जो है ना मुहर लगा दिया जाता था। इस पे किसी प्रकार के मुहर का जो है ना प्रयोग कर देते थे और मुहर लगाने से जो है ना अगर मुहर अगर टूटा नहीं होता था तो पता ही चलता था कि यहाँ से चीज जो है ना दूसरी जगह पर सुरक्षित पहुंच गए हैं। और अगर टूटा होता था तो इससे पता चलता था कि इसमें छेड़छाड़, चोरी जो है इसमें देखने को मिले हैं। इस तरीके से आकृति यहाँ पास में देखने को
मिलते हैं। मुहर से भी पर्यटक चिन्ह वाले जो है पर्यटक की पहचान का भी पता चलता है। जैसे यहाँ पास में और भी बहुत सारी चीजों के अवशेष देखने को मिलते हैं। संभवतः करीब कह सकते हैं कि हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम व पदवी को दर्शाया करते थे कि किस मालिक को पास में सामान को भेजाना, उसका नाम लिखा होता होगा। और उस मोहर का प्रयोग कर देते थे, गीली मिट्टी को लीप करके प्रयोग होता था। वो अगर मिट्टी का अगर पैक अगर टूटा है तो सामान को चोरी किया गया, छेड़छाड़ हुआ है। और अगर नहीं टूटा होता था तो पता चलता था कि सुरक्षित सामान को उसके मालिक तक पहुंचा दिया गया है। इस तरीके का प्रयोग यहाँ देखने को मिलते थे। विद्वानों ने यह सुझाव भी दिया है कि इन पर बना चित्र अपशकुन लोगों के धार्मिक रूप से अनेक अर्थ बताता था, है ना, अनेक अर्थ बतलाता था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पास में कुछ दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अभी इसका आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर आगे देखते हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें मेसोपोटामिया के लेख मौलिकता को नागरिकों का देश कहा जाता है। मेसोपोटामिया के लेख मौलिकता को नागरिकों का देश कहा जाता है। इनके अतिरिक्त मोहरों पर जहाजों तथा नावों का चित्रांकन पाया गया है। तीसरा पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। चौथा पॉइंट है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये प्रमुख स्थल था हड़प्पा सभ्यता का। और पिगट महोदय ने इन्हें सभ्यता की जुड़वा राजधानी भी कहा है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा जाता है। यह जो है ना एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता, ये नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल करीब कह सकते हैं कि ये इसका क्षेत्रफल कितना था, तो 1,29,96,000 इसका वर्ग किलोमीटर था। और हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 670 किलोमीटर थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी थी, तो 670 किलोमीटर कह सकते हैं कि यहाँ पास मानिए हड़प्पा है और यहाँ पास से मोहनजोदड़ो है, तो ये दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 670 किलोमीटर, है ना। 670 किलोमीटर यहाँ की दूरी थी, ऐसा माना गया है, ऐसा देखा गया है। ठीक है। मोहनजोदड़ो में प्राप्त विशाल स्नानागार मिले हैं। तो महान स्नानागार कहाँ पास से मिले हैं, तो महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिले हैं, है ना, मोहनजोदड़ो में मिले हैं। और ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार की लंबाई 14.5 मीटर से चौड़ाई 7 मीटर और एवं गहराई 2.44 मीटर थी। हड़प्पा सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, ईरान एवं चीन आदि सभ्यताओं का समकालीन था। जिस समय में हड़प्पा सभ्यता थे, इसी समय मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ईरान की सभ्यता और चीन की सभ्यता भी थी। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो याद रखेंगे कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ याद रखेंगे कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, है ना। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, याद रखेंगे कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, याद रखना है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला, याद रखना है। पुरातत्व संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पुरानी वस्तुओं का तत्व जानना, कि आखिर वो किस चीज से बना है, किस तरीके से बना है, उनकी रक्षा करना, उसका देखभाल करना। और 1875 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पाई मोहरों पर कनिंघम की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। सबसे पहले हड़प्पाई मोहरों पर किसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, तो कनिंघम की, याद रखेंगे। और हड़प्पा से धोलावीरा, हड़प्पा से धोलावीरा से एक सबसे बड़ा अभिलेख जो है ना सूचना पट के रूप में मिला है, जिससे कुल 10 चिन्ह है ना, जिसमें कुल कितने, तो 10 चिन्ह देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, 10 चिन्ह देखने के लिए मिले हैं। तो ये था दोस्तों चैप्टर 1, 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 1 था, है ना, चैप्टर 1 था जिसका नाम है चैप्टर का ईंटें, मनके तथा अस्थियां, चैप्टर 1 था। तो ये चैप्टर 1 जो है ना कुल मिलाकर के टोटल करीब कह सकते हैं कि 5 पार्ट में समाप्त हुआ। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 इस तरीके से आपको जो है ना इस चैनल पे देखने के लिए मिल जाएंगे। आपने अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 को नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ये चैप्टर 1 जो है 12th क्लास हिस्ट्री का पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। अब इसका जो है VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को नेक्स्ट डे लेकर के आने वाले हैं और उसके बाद फिर अगले डे फिर सब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आएंगे, जो कि एग्जाम के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न ये सब इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा।
ठीक है, तो वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सब्जेक्टिव प्रश्न को देखना ना भूलें, इसलिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।